हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम लोग आरसी सर्किट के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि आरसी सर्किट अगर एक साथ कंबाइन हो तो इनमें करंट और वोल्टेज के बीच में क्या रिलेशन होता है, इन चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो फाइनल जो करंट आएगा वो करंट कितना होगा, मतलब कुछ समय के बाद की करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज क्या होगा, नेट वोल्टेज क्या होगा, इन चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा, हर एक चीज़ आपको क्लियर कट समझ में आएगी। देखिए, आपको सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम इस एसी सोर्स के वोल्टेज की बात करें तो V इज इक्वल्स टू, हमको पता है कि V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आपका होता है, ये पता है। ठीक है। अब एक काम हम लोग करते हैं, यहाँ पर हम करंट को मान लेते हैं। हम करंट को ये बोल देते हैं, जिसे सबसे पहले हाँ करंट की बात करें कि करंट की वैल्यू क्या होगी, तो हम बोलेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी, आपका ये होगा। ठीक है। एक चीज़ हम आपको बता रहे हैं, अगर हम इस रेजिस्टेंस के वोल्टेज की बात करें तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज जो होगा इसको लिखेंगे वी आर इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आपका ये होगा। अभी कुछ हम आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अच्छा, एक चीज़ ये है, ये तो ठीक है, अभी तक ये हम समझाएंगे कि आपको ऐसा क्यों लिखा गया है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम VC की बात करें तो जो VC आपका आने वाला है वो VC होता है आपका V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इन चीज़ों को समझते हैं कि ये इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस को अलग से लिखें तो जैसे इस रेजिस्टेंस को अलग से बना लें और करंट और वोल्टेज के बीच में अगर रिलेशन देखें तो क्या रिलेशन देखने को मिलता है, हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखिए, जिस डायरेक्शन में करंट आपका मूव करता है उसी डायरेक्शन में आपके रेजिस्टेंस का वोल्टेज होता है। मतलब ये बोले कि उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी होता है। इस रेजिस्टेंस के लिए बात कर रहे हैं, प्रतिरोध के लिए बात कर रहे हैं, ये चीज़ है। यानी कि हम बोलेंगे कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। लेकिन अगर एक कैपेसिटर की बात करें, संधारित्र की बात करें, तो इसमें देखा जाए, ठीक है, इसमें देखिए, अगर करंट इस डायरेक्शन में लेंगे तो आपका वोल्टेज जो होगा, देखिए हम पीछे वाले हिस्से में देख चुके हैं, जब किसी कैपेसिटर यानी संधारित्र को किसी एसी सोर्स से जोड़ रहे थे, उस टाइम हम लोग देखे थे कि करंट और वोल्टेज में कौन आगे कौन पीछे होता है। यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, जो कैपेसिटर यानी संधारित्र वाले हिस्से में होता है वो करंट आगे होता है वोल्टेज से, कितना आगे होता है, पाई बाई टू। तो अगर हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि करंट पाई बाई टू आगे होता है, मतलब ये बोल सकते हैं कि वोल्टेज पाई बाई टू पीछे होगा, ये भी बोल सकते हैं। करंट पाई बाई टू आगे होता है वोल्टेज से, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो वोल्टेज होता है वो पाई बाई टू पीछे होता है करंट से। यानी कि अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो कैपेसिटर के लिए जो वोल्टेज होगा वो नीचे की तरफ होगा, कितना होगा, पाई बाई टू। पाई बाई टू का मतलब 90 डिग्री, मतलब ये पीछे होगा। इतनी बात समझ में आपको आ गई। अब अगर दोनों को हम कंबाइन करें तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा, अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं कि वी आर है इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट की डायरेक्शन हमने एक ही ले ली है। ठीक है। अब वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज किधर है, नीचे की तरफ, किसके लिए, कैपेसिटर के लिए। तो कैपेसिटर यानी संधारित्र के लिए वोल्टेज आपका किधर है, नीचे की तरफ, वी आर, सॉरी वी सी, ये नीचे की तरफ कौन है, वी सी है। अब एक चीज आपको देखनी है, इसका रिजल्टेंट देखेंगे। हम ये देखेंगे कि इन दोनों को मिलाने के बाद नेट वोल्टेज कितना आएगा, नेट वोल्टेज कितना आएगा, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो नेट वोल्टेज तो कुछ ऐसे ही जाएगा ना, तो हम इसको V ले लेते हैं, नेट वोल्टेज क्या ले लेते हैं, V ले लेते हैं। ठीक है। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि जो नेट वोल्टेज है ये रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज से ये पीछे है, कितना पीछे है, मतलब फाई एंगल पीछे है, कितना पीछे, फाई एंगल पीछे है। मतलब हम बोल दें कि जो नेट से एंगल बन रहा है वो फाई एंगल बन रहा है। इतनी बात ठीक है। अब हम इसको हटा देते हैं, अब इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, इसका काम खत्म, अब इसका काम शुरू। अब हम लोग जब नेट की बात कर रहे हैं तो अब बात को ध्यान से समझिएगा। हम लोग अगर ये VC है, ये VR है, तो हम कुछ इसको इस तरीके से बना सकते हैं।
अगर ये वी आर है, मतलब आप इसको ले सकते हैं वी आर, मेरी बात ध्यान से समझिएगा, जैसे आप ओ ले लीजिए, ए ले लीजिए और इसको पी ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए ओ ए पी। अब यहां पर समझिए ओ से ए की वैल्यू कितनी है, वी आर है। अब हम देखेंगे ए से बी, ए से पी की वैल्यू कितनी है, तो देखिए नीचे की तरफ वीसी है ना, तो ये आपका आ जाएगा वीसी। बात समझ में आ रही है? ये कुछ अगर देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आप समझ भी जाएंगे। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये वी आ रहा है, ये वी सी है, तो ये निकालना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, मतलब वी। तो आप कहेंगे जैसे कि v का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम से v का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर, मतलब वी आर का स्क्वायर प्लस में वी सी का स्क्वायर, तो ये वी सी का स्क्वायर आपका ये बन जाएगा, ठीक है। और आपको एक चीज पता है, इसको रहने देते हैं। अगर वी आर की बात करी जाए तो आपको पता है कि ये आई आर होता है। अगर करंट की बात करें इस टाइम, तो वी आर की वैल्यू आई आर होती है। अगर वी सी की बात करें तो ये होता है आई इंटू एक्स सी। ये किसके लिए होता है, वी सी के लिए। वी सी के लिए आपने इसको देखा था प्रतिबाधा, यानी कि ये रिएक्टेंस आया था, ठीक है। रिएक्टेंस की वैल्यू क्या थी, कैपेसिटर के लिए एक्स सी हम लिखते थे। अब जरा इसको यहाँ पुट करिए, तो आप यहाँ पर लिखेंगे v का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जैसा है वैसा रखिए, आई आर का होल स्क्वायर प्लस में आई इंटू एक्स सी का होल स्क्वायर आप ये रखेंगे, ठीक है। इसको जरा साइड में ही अभी रहने देते हैं, इसको पहले देखते हैं। v का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या इसको हम लोग आई स्क्वायर आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल इसको हम लिख सकते हैं। प्लस में इसको हम लिख सकते हैं आई स्क्वायर एक्स सी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। आई स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर, ये आपका बनेगा, है ना, इतना आपका बनेगा। ये आपने ले लिया v का स्क्वायर। अब देखिए इसको यहाँ नीचे लेके आइए, v स्क्वायर बटे में आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी, ये बनेगा, ये आपका बनेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं v अपॉन आई, ये का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर, आप ये लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसको हटा रहे हैं क्योंकि अब इसका काम नहीं है, इसका काम खत्म हो गया है, ठीक है। चाहे तो हम दोनों को हटा सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से हटा लीजिए। थोड़ा स्पेस बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ना, आप वीडियो पॉज करके बाकी चीज़ों को लिख लिया करिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं आगे। आपको एक चीज़ पता है कि v अपॉन आई जो होता है ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर जो आएगा वो ये v अपॉन आई की जगह हम लोग यहाँ पर z लिखेंगे। और z यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है RC सर्किट जो है, हम इसका रिएक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको प्रतिबाधा बोल देते हैं, मतलब इम्पीडेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस बोलेंगे। और v अपॉन आई की जगह आपको z यहाँ पर रखने की ज़रूरत है, तो v अपॉन आई यानी कि z का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपका दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर, तो z बराबर आपका आ जाएगा रूट में आर का स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर, आपका ये आ गया, ठीक है। आपको एक ये तो ठीक है, इतना हो गया। आप इतनी चीज़ों को याद रखिएगा कि अगर आरसी सर्किट है तो आरसी सर्किट में जो इम्पीडेंस होगा इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आरसी, इम्पीडेंस ऑफ आरसी सर्किट, आप ऐसे बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस इसको हिंदी में बोला जाता है प्रतिबाधा, मतलब ये आपके आरसी सर्किट का क्या है, इम्पीडेंस, ठीक है। ये आपका Z है, ठीक है। अब मेरी बात समझिएगा, आपको एक चीज और पता है कि XC की वैल्यू होती है 1 अपॉन ओमेगा सी, आप ये रख सकते हैं, या इसी की जगह आप रख सकते हैं 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ होती है। आप इसको यहां रखिए, Z इज इक्वल्स टू रूट में R का स्क्वायर, ये तो ठीक है, प्लस में XC की जगह 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर रख सकते हैं, या आपको मन करे या दिया हो, जब क्वेश्चन में दिया हो तो आप रख सकते हैं आर स्क्वायर बटे में, आर स्क्वायर प्लस में ओमेगा की प्लेस पे 2 पाई एफ इंटू सी का होल स्क्वायर, ये आ गया।
तो ये आपका जो है वो इम्पीडेंस यानी Z की वैल्यू इस तरीके से भी कर सकते हैं। आपको अगर ये याद है ना तो आप यहाँ पर पुट करके आंसर आगे निकाल लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से डेटा गिवन होगा हमारे क्वेश्चन के अंदर हम उस तरीके से यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई आपको दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब हमारी बात इसके बाद समझिएगा, ये तो आपको Z मिल गया, Z मिल गया ना। अब हम चाहें तो नेट करंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम बोलेंगे यहाँ पर आप दो तरीके से, अगर हमें पीक वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ी अब अगर दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ समय बाद अगर पीक वैल्यू निकालने की ज़रूरत पड़ी तो हम यहाँ पर पीक वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं और स्टेडी करंट कैसे निकाल सकते हैं, हम दोनों की बात करेंगे। ठीक है, दोनों की हम लोग बात करेंगे। ये फोटो हमको फिर से बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर हम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेंगे। ठीक है ना। चलिए ज़रा यहाँ पर समझिएगा, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट की। पीक वैल्यू ऑफ करंट इस टाइम, मतलब इस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब जब ये सब हो चुका है, आर इक्विवेलेंट यानी कि इम्पीडेंस निकल चुका है, इस टाइम पीक वैल्यू कितनी होगी, तो हम लिखेंगे आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन, यहाँ पर जेड यूज होगा, और आप लिख सकते हैं वी नॉट अपॉन में रूट में आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर। ये आपकी आ गई पीक वैल्यू। पीक वैल्यू को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिंदी में शिखर मान। क्या बोलते हैं, शिखर मान। जो आपकी करंट है यानी कि धारा है उसका ये शिखर मान होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हाँ जी, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर, ये जो आपका Z है ना, जिसको इम्पीडेंस बोल रहे हैं, इम्पीडेंस का मतलब हमने बोला था प्रतिबाधा। ये जो आपका इम्पीडेंस दिख रहा है ना, इसके अगर यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट भी होती है ओम। क्या होती है, ओम। ठीक है, ये इसकी यूनिट होती है। अब एक चीज़ हम आपको समझाना चाहते हैं, हम ये दिखाना चाहते हैं आपको कि जैसे ये हमारा फोटो है इस तरीके से, ये आपका VR था, ये आपका VC था। आप इसको दूसरे फॉर्मेट में भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कोई अभी ज़रूरत नहीं है। हम ये बोले थे कि जो नेट है आपका V नेट, वो ये फाई है। ठीक है, इससे ये एंगल फाई बन रहा है। आपको एक बात पता है कि करंट आपका इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था, करंट उस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। अब हम इसको हटा देते हैं। हम यहाँ पर कुछ चीज़ आपको समझाएंगे, वो आप अच्छे तरीके से ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए, हम यहाँ पर निकालेंगे एंगल। आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको। आपको पता है कि ये वाला हिस्सा आपका VR जाएगा, ये वाला हिस्सा अगर ये VC है तो ये VC होगा। ठीक है, अब देखिए हम निकालेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे कि जो ये फाई है, मतलब करंट से ये कितना पीछे है, या ऐसे बोलेंगे करंट से पीछे ही है ना, ये क्या है, नेट वोल्टेज करंट से पीछे है। या ऐसा बोलेंगे कि जो करंट है वो नेट वोल्टेज से कितना आगे है, नेट वोल्टेज से कितना आगे है, हम इसकी बात करेंगे। और कितना आगे है का मतलब फाई की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो यहाँ पर हेल्प लेंगे, मतलब लेंगे tan फाई इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस, तो VC अपॉन VR आ जाएगा। मतलब हम लेंगे VC अपॉन VR, हमको ये लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर VC की वैल्यू देखी जाए तो क्या IXC अपॉन में I इंटू R ये होगा, I से I आपका कैंसल हो गया। आप देखेंगे कि tan फाई की जो वैल्यू है वो XC बटे में R है, यानी कि अगर फाई की वैल्यू निकालना चाहेंगे आप तो लिखेंगे tan इनवर्स XC अपॉन R, आप ये लिखेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो करंट है वो वोल्टेज से, नेट वोल्टेज से कितना आगे है, तो फाई आगे है। तो आप इसे लिखेंगे, आप इसे जैसे अगर लैंग्वेज के फॉर्म में आप जानना चाहते तो लिखेंगे द करंट लीड्स द EMF बाई फाई। मतलब हम बोलेंगे कि जो करंट है वो EMF से कितना आगे चल रहा है, तो हम बोलेंगे फाई एंगल आगे चल रहा है। कितना आगे चल रहा है, फाई। मेरी बात समझ में आ गई। तो देखिए इस टॉपिक के अंदर आपको यही सब चीजें समझनी है। अक्सर में आपसे पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा अगर जरूरत की पड़ेगी तो Z,
और z की वैल्यू हमको यहाँ पता चल गया है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर ये है। और बाकी हमसे बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर पूछने वाला नहीं है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें थी वो हम आपको सब कुछ समझा दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसके आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और आप सभी लोगों को धन्यवाद।